अगर पूरी दुनिया बर्फ में जम जाए और आखिरी इंसान एक ट्रेन में कैद हो जाए तो असली मॉन्स्टर बाहर की ठंड नहीं, भूखे इंसान होंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बर्फ के नीचे कुछ और भी जिंदा है। साल 2014 में धरती पर ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया था कि साइंटिस्ट्स ने क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर में एक आर्टिफिशियल कूलिंग केमिकल छोड़ दिया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट दुनिया को बचाने के लिए किया गया था वही दुनिया की मौत बन गया। कुछ ही दिनों में पूरी धरती बर्फ में बदल गई, समंदर जम गए, शहर गायब हो गए और इंसान लगभग एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन एक ट्रेन बच गई, एक ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती नहीं, जिसका नाम था स्नोपियर्सर। 17 साल बाद यही ट्रेन इंसानों की आखिरी सिविलाइजेशन बन चुकी थी, लेकिन इस ट्रेन में भी दुनिया जैसी इनइक्वालिटी जिंदा थी। ट्रेन का फ्रंट सेक्शन लक्सुरी पैराडाइज था, वहाँ लोग स्टेक खाते थे, वाइन पीते थे, स्पा करते थे और पीछे वाले कंपार्टमेंट में लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। गंदगी, भूख, बीमारी और हर दिन मिलिट्री टॉर्चर, दुनिया खत्म हो गई थी। लेकिन अमीर और गरीब का खेल अभी भी जिंदा था। इन गरीब लोगों में एक आदमी था कर्टिस, वो कई सालों से रिबेलियन की प्लानिंग कर रहा था। तभी सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं उन्हें वायलिन बजाने वाला इंसान चाहिए। एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते थे, लेकिन सोल्जर्स सिर्फ एक इंसान ले जाना चाहते थे। बूढ़ा अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से मना कर देता है और उसी समय सोल्जर्स उसे बेरहमी से पीटकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उसकी पत्नी चीखती रहती है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता और वहीं कर्टिस के अंदर की आग और बढ़ जाती है। पीछे वाले लोगों को रोज एक काला प्रोटीन ब्लॉक खाने को दिया जाता था। कोई नहीं जानता था वो बना किस चीज से है, बस इतना पता था कि वो इंसानों के खाने लायक नहीं था। एक दिन कर्टिस को उसी ब्लॉक के अंदर एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। उस पर लिखा था नामगुम मिंसू, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो ट्रेन के जेल कंपार्टमेंट में बंद था। कर्टिस समझ जाता है अगर रेवोल्यूशन जीतनी है तो उसे हर कंपार्टमेंट का गेट खोलना होगा और सिर्फ यही आदमी उसकी मदद कर सकता है। लेकिन तभी एक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है। सोल्जर्स दो छोटे बच्चों को जबरदस्ती ले जाने आते हैं। एक पिता प्रोटेस्ट करता है और गुस्से में अपनी जूती येलो कोट वुमन पर फेंक देता है। बस इतनी सी गलती सजा, उसका हाथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ बन जाता है और फिर एक आदमी हथौड़े से उसका हाथ तोड़ देता है। पूरे कंपार्टमेंट में सन्नाटा छा जाता है। इस ट्रेन में इंसानों की कीमत एक जूते से भी कम थी। अगले दिन कर्टिस रिबेलियन शुरू कर देता है। वो सोल्जर की गन पकड़कर सीधे अपने सिर पर ट्रिगर दबाता है। क्लिक, कोई गोली नहीं निकलती। उसे समझ आ जाता है गन्स खाली हैं और उसी पल पूरी ट्रेन में केओस शुरू हो जाता है। लोग आयरन बैरल्स से गेट्स तोड़ते हैं, सोल्जर्स को मारते हैं और आखिरकार जेल कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है नामगुम, लेकिन ट्विस्ट ये था वो एक ड्रग एडिक्ट निकलता है और उसकी बेटी, जिसके पास अजीब साइकिक एबिलिटीज थी। आगे बढ़ते हुए वे लोग प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचते हैं और यहीं पूरी मूवी का सबसे डिस्गस्टिंग रिवील होता है। वो ब्लैक प्रोटीन ब्लॉक्स असल में हजारों कॉकरोचेस को पीसकर बनाए जाते थे। लोग शॉक में चले जाते हैं, लेकिन भाइयों ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही अगला गेट खुलता है, सामने खड़े थे कुल्हाड़ी पकड़े मास्क किलर्स और फिर शुरू होती है पूरी मूवी की सबसे ब्रूटल फाइट। खून, चीखें, कट्टे शरीर, पूरा कंपार्टमेंट स्लॉटर हाउस बन जाता है। फिर अचानक ट्रेन टनल में घुस जाती है। पूरा अंधेरा, लेकिन एनिमीज के पास नाइट विजन था। अब रिबेलियन आर्मी अंधेरे में कट रही थी। इस फ्रोजन दुनिया में इंसान रोशनी के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए कर्टिस पहली बार रिच कंपार्टमेंट्स देखता है। एक्वेरियम, लक्सुरी बार, स्पा, क्लासरूम, ब्यूटी सैलून और वहीं उसे एहसास होता है कि ट्रेन में दो अलग दुनियाएं रहती हैं। एक जो सरवाइव कर रही थी, दूसरी जो लक्सुरी में जी रही थी। एक क्लासरूम में छोटे बच्चों को ट्रेन क्रिएटर की पूजा करना सिखाया जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था कि इंजन भगवान है और रिबेलियन करने वाले लोग मॉन्स्टर्स हैं। भाइयों,
ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये सोसाइटी का डार्क मिरर था। तभी अचानक एक आदमी सबको बॉइल्ड एग्स बांटना शुरू करता है। सब कंफ्यूज थे, आज अचानक इतनी काइंडनेस क्यों? लेकिन उसी समय सोल्जर्स हमला कर देते हैं और मासकर शुरू हो जाता है। उनका सबसे बुजुर्ग नेता वहीं मारा जाता है। कर्टिस गुस्से में मिनिस्टर को गोली मार देता है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार कर्टिस इंजन रूम तक पहुंच जाता है और वहीं उसे पता चलता है कि इस ट्रेन की हर रेवोल्यूशन, हर रिबेलियन पहले से प्लान्ड थी। हाँ भाइयों, रिच पीपल जानबूझकर गरीब लोगों को रिवोल्ट करने देते थे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। मतलब पूरी रेवोल्यूशन एक गेम थी, इंसानों की मौत, सिस्टम बैलेंस करने का तरीका। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। एक लड़की फ्लोर खोलती है और नीचे देखकर फ्रीज हो जाती है। वहाँ छोटे बच्चे मशीन के अंदर फंसे हुए थे। उनके शरीर इंजन पार्ट्स की जगह इस्तेमाल हो रहे थे। पूरी ट्रेन लिटरली बच्चों की जिंदगी पर चल रही थी और यही मोमेंट कर्टिस को पूरी तरह तोड़ देता है। अब कर्टिस समझ चुका था ये सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना हाथ इंजन में डाल देता है ताकि मशीन रुक जाए। दूसरी तरफ नामगुम की बेटी बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है और फिर पूरी ट्रेन बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो जाती है। एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ 2 बच्चे जिंदा बचते हैं। वे धीरे धीरे बर्फ में बाहर निकलते हैं और तभी उन्हें दूर एक पोलर बियर दिखाई देता है। मतलब बाहर की दुनिया फिर से जीने लायक बन चुकी थी। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी और एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। ट्रेन के टूटने के बाद कुछ इंसान बच गए, लेकिन दुनिया अभी भी मर चुकी थी और बर्फ के नीचे कुछ जाग चुका था। एक आदमी समुद्र की तरफ देखता है और अचानक बर्फीले पानी के अंदर भारी हलचल शुरू हो जाती है। समुद्र की सतह फटने लगती है और अगले ही सेकंड पानी के अंदर से निकलते हैं विशालकाय टेंटेकल, इतने बड़े कि पूरा ऑयल प्लेटफॉर्म उनके सामने खिलौना लगे। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कहानी शुरू होती है नॉर्थ पोल की जमी हुई मौत से, जहां तापमान -70 डिग्री तक पहुंच चुका है। हवा इतनी खतरनाक है कि खुली स्किन कुछ सेकंड में जम जाए। यहां जूलिया और उसकी रिसर्च टीम समुद्र के नीचे जियोलॉजिकल सर्वे कर रही होती है। तभी बेस कैंप से इमरजेंसी कॉल आता है, तुरंत वापस लौटो, एक डेडली स्नोस्टॉर्म इस तरफ आ रही है। लेकिन बियर्ड गाय अभी भी सोनार मशीनें समुद्र में डाल रहा होता है। उन्हें नहीं पता था कि उनका सोनार किसी चीज को डिस्टर्ब कर चुका है। कुछ चीजें समुद्र में इसलिए छिपी रहती हैं क्योंकि इंसान उन्हें देखने लायक नहीं होते। उसी समय समुद्र के नीचे एक रशियन सबमरीन गुजर रही होती है। अंदर के ऑफिसर्स सोनार डिस्टरबेंस देखकर इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है फिर कोई साइंटिस्ट समुद्र से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन तभी सोनार पर एक अजीब लो फ्रिक्वेंसी आवाज दिखाई देती है और वो आवाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ऊपर बर्फ के मैदान में खड़ी जूलिया भी जमीन को कांपते हुए महसूस करती है और अगले ही सेकंड पूरी आइस शीट टूटने लगती है। चारों तरफ बर्फ फटने लगती है। लोग पैनिक में भागने लगते हैं। बियर्ड गाय अपनी मशीन छोड़कर जूलिया के साथ भागता है, लेकिन अचानक उनकी स्नो बाइक पलट जाती है और कुछ सेकंड बाद पूरा रिसर्च बेस समुद्र में डूबने लगता है। जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वो बर्फीले पानी में जिंदा दफन हो जाते हैं। जूलिया ये सब अपनी आँखों से देखती है और टूट जाती है। पहले इंसान ट्रेन में मर रहे थे, अब पूरी धरती इंसानों को निगल रही थी। दूसरी तरफ रशियन सबमरीन भी कंट्रोल खो देती है। अंदर लोग दीवारों से टकराकर घायल हो जाते हैं। आखिरी वक्त पर कैप्टन इमरजेंसी बीकॉन एक्टिवेट करता है और फिर सबमरीन समुद्र की गहराई में गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद मिलिट्री को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है, जिसके बाद एक रेस्क्यू सबमरीन भेजी जाती है। उधर जूलिया और बियर्ड गाय बर्फ के बीच फंसे रह जाते हैं। कमजोर सिग्नल की वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगले दिन उन्हें बर्फ में इमरजेंसी बीकॉन मिल जाता है और वो वहीं रेस्क्यू का इंतजार करने लगते हैं।
रेस्क्यू सबमरीन सिग्नल फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक रास्ते में वेल्स का झुंड आ जाता है। कैप्टन लाउड सोनार चालू करता है और सारी वेल्स दूर चली जाती हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर वापस आ जाती हैं और इस बार वो सबमरीन को घेर लेती हैं। फिर अचानक सारी वेल्स डरकर भाग जाती हैं, जैसे उन्होंने किसी और बड़ी चीज को महसूस कर लिया हो। जब समुद्र के सबसे बड़े जीव भी डर जाएं, तो समझ जाओ शिकारी आ चुका है। अब सोनार पर सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, एक भारी, धीमी और डरावनी आवाज जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। सबमरीन एक पतले आइस टनल में घुसती है और पीछे वो चीज भी धीरे धीरे उनका पीछा करती रहती है। अचानक आगे आइस वॉल आ जाती है। कैप्टन सबमरीन रोक देता है और तभी वो आवाज अचानक गायब हो जाती है। लेकिन साइलेंस जितनी डेंजरस होती है, उतना कोई हमला नहीं होता। सबमरीन सरफेस पर आती है और वहीं जूलिया और बियर्ड गाय को देख लेती है। जूलिया खुश होकर आगे बढ़ती है, लेकिन बियर्ड गाय उसे रोक देता है क्योंकि सबमरीन पर रशियन मिलिट्री का फ्लैग लगा होता है। कैप्टन पहले उन्हें छोड़ना चाहता है, लेकिन आखिरकार ह्यूमैनिटी दिखाते हुए दोनों को अंदर ले लेता है। पूछताछ में जूलिया ब्लास्ट एरिया के बारे में बताती है और कैप्टन को शक होता है कि शायद उनका एक्सपेरिमेंट ही इस डिजास्टर की वजह बना है। तभी सोनार फिर से वही आवाज डिटेक्ट करता है और इस बार वो सीधा उनकी तरफ आ रही होती है। पास में एक नॉर्वेजियन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। कैप्टन वार्निंग भेजता है, लेकिन अगले ही सेकंड समुद्र में विशाल लहर उठती है और फिर पानी के अंदर से निकलता है एक जाइगेंटिक ऑक्टोपस, इतना बड़ा कि पूरा प्लेटफॉर्म उसके टेंटिकल्स में टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर समुद्र में समा जाता है। स्नोपियर्सर में इंसान मॉन्स्टर बने थे, लेकिन अब असली मॉन्स्टर जाग चुका था। अब जायंट ऑक्टोपस सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। कैप्टन तुरंत सबमरीन को 100 मीटर नीचे डाइव करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सडन डाइव की वजह से अंदर केओस मच जाता है। लोग गिरने लगते हैं, मशीन्स टूटने लगती हैं और तभी कैप्टन टोरपेडो फायर करने का आदेश देता है। भयानक एक्सप्लोजन होता है। सबको लगता है मॉन्स्टर मर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रडार पर वही सिग्नल फिर से दिखाई देता है और इस बार वो पहले से ज्यादा तेज था। कुछ मॉन्स्टर्स को गोली नहीं रोकती क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं होते। मॉन्स्टर अचानक सबमरीन पर हमला कर देता है। उसका विशाल टेंटिकल सबमरीन को झकझोर देता है। पूरा कंट्रोल रूम हिलने लगता है और सबमरीन समुद्र की गहराई में गिरने लगती है। तभी कमांडर आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करता है। कुछ बंद कर दिया जाता है, इंजन, सोनार, रडार और सभी लोगों को पूरी तरह चुप रहने को कहा जाता है। कुछ सेकंड बाद मॉन्स्टर उन्हें खो देता है, लेकिन तभी उन्हें नीचे से नॉकिंग साउंड सुनाई देती है, यानी मिसिंग सबमरीन अभी भी कहीं नीचे फंसी हुई है। बाकी लोग वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कमांडर रेस्क्यू मिशन कंटिन्यू करने का फैसला करता है। वो डीप सी पॉड लेकर 1700 मीटर नीचे उतरते हैं, जहां चारों तरफ टूटी हुई शिप्स और डेड रैकेज पड़ी होती है, जैसे ये जगह मॉन्स्टर का ग्रेवयार्ड हो। आखिरकार उन्हें मिसिंग सबमरीन मिल जाती है, जिसके बीच में जायंट होल बना होता है, लेकिन शॉकिंगली अंदर कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं। कमांडर समझ जाता है कि अगर ये मॉन्स्टर दुनिया तक पहुंच गया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सबमरीन का सीक्रेट वेपन एक्टिवेट करता है और साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं। किसी तरह सभी लोग डीप सी पॉड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में पॉड फंस जाती है और नीचे अबिस में गिरने लगती है। पूरी टीम मिलकर स्ट्रगल करती है और आखिरकार खुद को अलग करने में सफल हो जाती है। कुछ देर बाद सरफेस पर मौजूद लोग समुद्र में हलचल देखते हैं और फिर पानी के ऊपर उभरती है रेस्क्यू पॉड। मतलब इस बार इंसान बच गए, लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर समुद्र में इतने मॉन्स्टर्स छिपे हैं तो सोचो बर्फ के नीचे अभी और क्या जागना बाकी है। आखिरी ट्रेन टूट चुकी थी, आखिरी शहर डूब चुके थे, लेकिन दुनिया अभी मरी नहीं थी, क्योंकि बर्फ के नीचे कुछ अब भी सांस ले रहा था।